क्योंकि इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं, तो आज का जो हमारा सत्र है सीधे हम उसी से शुरुआत करेंगे। राष्ट्र सुरक्षा पर सियासत क्यों? प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, मनीष जी उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपकी सरकार अगर ये मानती है कि 2014 के घोषणा पत्र में जितने चुनावी वादे किए थे वो पूरे कर दिए गए हैं, तो आज की तारीख में राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा बनकर क्यों गूंज रहा है? क्यों राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? आतंकवादियों ने बहुत घृणित ऐसा हमला पुलवामा में करके 40 जवानों को शहादत हुए, हमारे 40 जवान। ये जो भयंकर हमला था, याद आती है 2008 में जब 10 आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर मुंबई पर हमला किया था। उतना ही गंभीर, यह बहुत बहुत ही गंभीर हमला था। उस हमले कर क्या भारत चुप बैठे? तो भारत के सेना ने 2008 में भी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को पूछा था कि हम आतंक के ठिकाने पाकिस्तान में जाकर हमला कर सकते, प्रहार कर सकते, खत्म कर सकते, नष्ट कर सकते, लेकिन उस समय उनको परमिशन नहीं मिली। इस बार उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पूछा तो एक क्षण का भी विलंब न करते हुए, सेना पर पूर्ण भरोसा रखते हुए उन्होंने कहा, जो आपको उचित लगता है वो जरूर करिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये फर्क आया है और इसलिए ये तो देश के लिए आवश्यक था, इसमें राजनीति कहाँ आ गई? अब हम भारत माता की जय कहते हैं, उसमें कहाँ राजनीति है? ये तो भारत माता की जय हम जनसंघ के दिनों में भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे। और कांग्रेस को किसने मना किया है कि ना कहे? कम्युनिस्टों को किसने मना किया है कि भारत माता की जय ना कहो? तो इसलिए अब हाँ, ये नारों के साथ हम कभी नहीं रहेंगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक। इन नारों के साथ हम नहीं रहेंगे, ये हमारी भूमिका है। और इसलिए इसमें राजनीति जरा भी नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। देश के लिए ये करना जरूरी था और जो सेना ने करके दिखाया उसको सैल्यूट करना हर एक का काम है। आप कह रहे हैं कि राजनीति हमने नहीं की, हमने सिर्फ राष्ट्रवाद निभाया है। इस पर एक काउंटर मैं आपसे आगे लूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी, वादे के मुताबिक आपके पास आते हुए आपने सुना प्रकाश जावड़ेकर जी और पूरी मोदी सरकार कह रही है कि हमने कभी सियासत नहीं की, हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, पर हम तो इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, जो पिछली सरकार में नहीं थी। मतलब आप लोगों की सरकार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सुनिश्चित करनी ज़रूरी है कि भारत माता की जय और जय हिंद और जितने राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हमारे नारे रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हर आदमी अपने राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से बयान करता है। तो राष्ट्रवाद किसी की बपौती नहीं है। राष्ट्रवाद 124 करोड़ जो भारत की जनता है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक रही पुलवामा के हमले की, ये बात बिल्कुल सही है प्रकाश जावड़ेकर जी की कि वो बहुत ही एक घिनौना आतंकवादी हमला था और उसका जवाब देना भारत सरकार का उत्तरदायित्व था। एनडीए भाजपा की सरकार ने उस चीज़ का जवाब दिया और विपक्ष में से किसी ने उसके ऊपर ना कोई सवाल उठाया, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी की, ना उसके ऊपर कोई वक्तव्य दिया। बहस कब शुरू हुई? बहस तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री जी ने खुद खड़े होकर ये कहा कि अगर राफेल जहाज होता तो इसका नतीजा शायद कुछ और होता। ये किसी और ने नहीं कहा, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में ये बात कही और इस चीज का आज तक स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना प्रधानमंत्री की तरफ से ना उनके कार्यालय की तरफ से, कि इस बयान का मतलब क्या था। और राफेल में अगर देर हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अलग बहस है और वो बहस हम बड़े विस्तार से कर सकते हैं। दूसरा, जब ट्राई सर्विसेज ने, जो तीनों सेनाएं हैं, उन्होंने ब्रीफिंग की तो आप लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि बालकोट के हमले में कितने लोग मारे गए,
उन्होंने कहा कि भाई ये गिनती मिनती करना हमारा काम नहीं है, ये हमको एक लक्ष्य दिया गया था, हमने उस लक्ष्य को ध्वस्त किया और एक डैमेज असेसमेंट हम करते हैं, डैमेज असेसमेंट हम कर लेंगे। उसके बाद जब वायुसेना अध्यक्ष से ये सवाल पूछा गया एयर मार्शल धनोआ से, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि भाई गिनती मिनती हमारा काम नहीं है, भारतीय वायुसेना एक डैमेज असेसमेंट करती है, वो डैमेज असेसमेंट हमने कर लिया है। पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बयान आता है कि वहां पे 300 आतंकवादी मारे गए, और तो हमको बहुत खुशी होती कि 300 की जगह अगर 3000 आतंकवादी मारे जाते, क्योंकि ये आतंकवाद की जो समस्या है ये आज तो उत्पन्न हुई नहीं है, ये 1978-79 से लेके, खत्म कर दीजिए मेरे को, 1978-79 से लेके पहले पंजाब, फिर कश्मीर, फिर पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी गतिविधियां फैलाई हैं। और जहां तक रिस्पांस की बात है, मैं प्रकाश जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अलग अलग समय पे भारत सरकार का अलग अलग रिस्पांस रहा है आतंकवाद को लेकर। इनका ये मानना है कि पुलवामा का जो हमला था वो बहुत ही एक घिनौना आतंकवादी हमला था, मेरा भी वही मानना है। पर भारत की संसद के ऊपर जब हमला हुआ था वो भी एक बहुत घिनौना आतंकवादी हमला था। जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के ऊपर हमला हुआ था वो भी बहुत 26/11 भी बहुत बड़ा हमला था मनीष जी, लेकिन उस पे एयर चीफ मार्शल जो रिटायर्ड है उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, हमें गो अहेड नहीं मिला। देखिए ऐसा है कि 26/11 के हमले के बाद क्या प्रधानमंत्री जी और उनके जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो ना प्रकाश जावड़ेकर जी जानते हैं और ना मैं जानता हूं। उसके ऊपर एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने जरूर कोई टिप्पणी की है, पर हमको इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपना वक्तव्य देंगे या अपनी बात रखेंगे कि 26/11 के बाद क्या रणनीति अख्तियार की गई और उस रणनीति को अख्तियार करने में क्या कारण थे। आप कह रहे हैं उनसे बेहतर कोई क्लैरिफिकेशन इस पे दे नहीं सकता। प्रकाश जावड़ेकर जी, जो बात मनीष जी ने कही मैं वही लेकर आपके पास आना चाहूंगी। पूरा विपक्ष साथ था सरकार के जब इतना नृशंस ये हुआ आतंकी हमला, और पूरे देश ने कहा कि इसका बदला लिया जाए। राजनीति तब शुरू हुई जब बीजेपी अध्यक्ष ने नंबर्स कोट किए। जब वायुसेना ने नंबर नहीं बताया तो ये नंबर आप लोगों के पास कहां से आए? पहले तो एक बात साफ करना चाहिए कि ये सच नहीं है कि उसके बाद कोई राजनीति की बयान आया। 21 पार्टियों ने एक 3 दिन के बाद तुरंत एक मीटिंग की और मीटिंग करके एक प्रस्ताव बाकायदा पास किया और प्रस्ताव सभी प्रेस को भेजा। उसमें ये लिखा है कि इसकी राजनीतिकरण जो हो रहा है उसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। तब तक तो कोई राजनीतिकरण का ये मुद्दे तो नहीं थे। अच्छा, जहां तक आंकड़ों की बात आई तो सेना ने जो कहा वो सेना का बयान बिल्कुल सही है कि निशाने पर लगे, 80% बम ने अपना काम पक्का किया और वहां कुछ नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान बौखला गया, अजहर मसूद का भाई बता रहा है, और वहां एक भी मीडिया को अभी भी जाने नहीं दे रहे। और आप जैसे बाकी चैनल्स ने वहां जाके लोगों से बात की तो कितने शव निकल रहे थे, क्या क्या हुआ, ये सब लोग बता रहे थे। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भारतीय इन्होंने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, तो इससे एक साफ हो गया कि वहां बहुत नुकसान हुआ। अब कितने का अंदाज लगाने के अनेक तरीके होते हैं। तो एक ऐसा है कि अभी यहाँ बैठे हैं लोग, तो एनटीआरओ के पास या ये टावर जो है यहाँ मोबाइल का, यहाँ पता चलता है कि यहाँ 200 मोबाइल एक्टिव है, समझो इस हॉल में। तो ये समझता है, यहाँ भी समझता है। पर आंकड़े अलग अलग है ना जावड़ेकर जी, कोई 250 बोला, कोई 300 बोला, कोई 400 बोला। एक मिनट ना, मैं पहले मुझे उत्तर तो बोलिए पूरा करने दो। तो ये समझता है, और अगर एनटीआरओ के पास कोई आंकड़ा है और किसी को पता है तो एनटीआरओ के आंकड़ा और 300 समझो लाइव थे जगह, और 300 लाइव थे और बाद में 1.5 हो गए मोबाइल्स। तो ये समझते हैं। तो ये आंकड़े कहां से आए उसका मैंने एक सोर्स बताया, देयर में बी मेनी सोर्सेस। सवाल यह है कि ये केवल मुद्दा गिनती का नहीं है और ये राजनीति का भी उससे नहीं आया है। राजनीति 21 दलों ने बैठक की और बैठक से किया, ये सच्चाई है। ठीक है मनीष जी, देखिए वो कह रहे हैं 21 दल आए, उन्होंने कहा हम साथ देंगे, लेकिन फिर क्या होता है? नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं
300 आतंकी कहाँ मारे, पेड़ गिराकर आ गए। बीके हरिप्रसाद जी कहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग लग रही है मोदी और इमरान खान के बीच में। दिग्विजय सिंह कहते हैं लादेन को जैसे मार के सबूत दिखाए थे वैसे सबूत दिखाओ। ये नैरेटिव क्यों? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सेल्फ गोल नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि हमने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर भाषण दिया। वो भाषण शायद बालकोट के हमले के एक दिन पहले दिया गया था। अब नेशनल वॉर मेमोरियल की एक गरिमा होती है। नेशनल वॉर मेमोरियल ना भारतीय जनता पार्टी का है, ना कांग्रेस पार्टी का है, और ना ही किसी और राजनीतिक दल का है। नेशनल वॉर मेमोरियल मुल्क का है, देश का है, और वो इसलिए बनाया गया है कि जिन लोगों ने भारत की रक्षा और सुरक्षा करते हुए अपनी पूर्ण आहुति दे दी, वीरगति को प्राप्त हो गए, उनको सम्मान देने के लिए वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। उस नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री जी आधा घंटा बोलते हैं, उसमें से 22 मिनट वो कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आप कोसना चाहते हैं, राजनीतिक बात करना चाहते हैं, उसका एक अलग मंच होता है। आप रोज क्या कहते हैं, भाषण देते हैं, आप रोज पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, हम इनके खिलाफ बोलते हैं, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। पर कई ऐसे मंच होते हैं जिनकी गरिमा को रखना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री जी ने, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उस दिन नेशनल वॉर मेमोरियल की जो गरिमा थी, अपने वक्तव्य से, अपने भाषण से उसको भंग किया। मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। दूसरा, देखिए, जिस दिन बालकोट का हवाई हमला होता है, उसी दिन दोपहर में प्रधानमंत्री जी की राजस्थान में चूरू में सभा होती है। उस चूरू की सभा में वो जो 42 जवान उस पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद होते हैं, उनका पिक्चर पीछे लगाया जाता है। देखिए, आप उनको श्रद्धांजलि दीजिए, पूरे देश ने उनको नमन करके श्रद्धांजलि दी है। पर अगर आप राजनीतिक रैली में उनका फोटो पीछे लगाएंगे एज अ बैकड्रॉप, तो उसका क्या हो रहा है ना सर? आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जब ये हमला हुआ, प्रधानमंत्री डॉक्यूमेंट्री का शूट कर रहे थे, उस मुद्दे को भी खींचा गया। क्या वो राजनीति नहीं थी? देखिए, ऐसा है कि जहां तक प्रधानमंत्री जी का उस दिन का क्या दिनचर्या था, अब ये भी संघ के मंत्री हैं, मैं भी संघ का मंत्री रहा हूं, आपका दिनचर्या पहले तय होता है। अब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलवामा का आतंकी हमला हुआ, बेखल शायद दोपहर को 3 बजे हुआ, तो शाम को 5:05 पे जब प्रधानमंत्री जी ने एक आम सभा को, जनसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने ना उस पुलवामा के आतंकी हमले का जिक्र किया, ना जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी, और ना ही कोई ऐसी बात कही कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और आज मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। तो और राजनीतिक बात हम बाद में कर लेंगे। पर प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उस वक्त सामने नहीं आए। प्रधानमंत्री ने वो जो जनसभा को संबोधित किया, पूरी तरह से उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दिया, जिसके 2 अर्थ निकलते हैं कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 घंटे तक मालूम ही नहीं था कि पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है। अगर मालूम था तो ये उम्मीद जरूर प्रधानमंत्री जी से की जाती थी कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि दे। जल्दी से इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। ये एकदम सिंपल है। शुरू में उस दिन बालाकोट के पर वायुसेना ने जो जबरदस्त कार्रवाई की और आतंक के अड्डे को खत्म किया, जो भारत के विरोध में सभी आतंकियों को जो भारत के खिलाफ यूज करने वाले थे, ऐसे सभी आतंकियों को वहां बुलाया गया था। यह स्पेसिफिक इनपुट था और इसीलिए स्पेसिफिक वहां स्ट्राइक हुआ। तो ये जो किया, उसके बाद चूरू में दोपहर में सभा हुई तो पहला ही वाक्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश ने आज जो किया, उन सभी यानी जो पहले 40 शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि, और जिन्होंने आज काम किया उन सभी को सैल्यूट, नमन, सलाम, ये कहकर फिर सभा शुरू की। और इसमें हमने रोज वो 40 शहीदों का रोज का रोज हमारा
रोज का बैकड्रॉप का मुद्दा नहीं है, लेकिन उस दिन जब हुआ जिसमें 5 राजस्थान के सैनिक थे, पहले पुलवामा में जो शहादत मिली उसमें भी 5 वहां थे, तो 5 जो वहां थे तो उनको श्रद्धांजलि का हमारे लोगों ने वहां पहले ही बनाया था, तो उनको श्रद्धांजलि देना उस दिन काम था। ठीक, अच्छा, पर जावड़ेकर जी ये बताइए, येदियुरप्पा कहते हैं कि इस एयर स्ट्राइक के बाद 28 में से 24 सीटें हमें मिलेंगी। वो तो उसको ये तुरंत सियासत नहीं है तो क्या नहीं, है? ये पार्टी ने तुरंत कहा कि ये गलत है। इस तरह की बात हम कभी इलेक्शन से इसको जोड़ा नहीं, क्योंकि आपको समझना चाहिए देश क्या लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और जैसे मनीष जी ने कहा कि इतने सालों से चल रही है, लेकिन जैसे यूपीए के जमाने में मुंबई में 2 हमले हुए, दिल्ली में 2 हमले हुए, वाराणसी में हमला हुआ, जयपुर में 2 हमले हुए, हर जगह देश के सभी कोने कोने में हम देखते थे बड़े बड़े शहरों में बम विस्फोट होते थे। पिछले 5 साल में एक कश्मीर को छोड़ दे, और कश्मीर को यानी कश्मीर में हुआ है आतंकवाद, लेकिन बाकी देश भर में जो था वो खत्म हुआ। और दूसरा, जो माओवादियों का जो क्षेत्र था वो 1/3 होकर रह गया। तो मनीष जी, सिमट अगर इस गया। राजनीतिक ये इच्छा काम शक्ति करा पर है, मोदी ये सरकार जाकर राजनीति वोट नहीं है। मांग रही है, तो दिक्कत क्या है? जनता तय कर देगी ना। आप लोगों को क्या तकलीफ इस बात की है कि राष्ट्रवाद की पिच पर बीजेपी स्ट्रांग है, वहां खेलेगी तो कांग्रेस पिछड़ जाएगी? क्या ये दिक्कत है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह का संवाद इस मुल्क में नहीं होना चाहिए कि यूपीए बनाम एनडीए आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद जो निर्दोष लोग होते हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उनको टारगेट करता है। तो ये कहना कि आपके समय के पे इतनी वारदातें हुई थी, हमारे समय में इतनी वारदातें हुई हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आतंकवाद के ऊपर बहस के स्तर को यहाँ पर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहना शुरू कर दूं कि साहब, उरी में वो आतंकवादी हमला हुआ, गुरदासपुर में आतंकवादी हमला हुआ। अब गुरदासपुर तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ। अब मैं वो लिस्ट, राजनीतिक इच्छा शक्ति वहां ज्यादा, स्ट्रांग लीडरशिप यहाँ है, इसीलिए आतंकी हमले नहीं ऐसा है कि अगर मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं तो फिर ये बहस का जो स्तर है वो और नीचे गिरेगा। देखिए, जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, अगर आपने कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ तो सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा पाया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। 1971 में भारत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, उसने पाकिस्तान को 2 भाग में फाड़ के रख दिया था। पाकिस्तान के मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो जहां तक राजनीतिक, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मैं इसकी तस्दीक करना चाहती हूं। 71 में इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, पाकिस्तान को 2 फाड़ किया, विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा, कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। आज कांग्रेस को सबूत चाहिए, क्यों? देखिए, ऐसा है कि 1971 में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई, पाकिस्तान के 2 फाड़ किए गए। ये पहली बारी नहीं था कि इच्छा शक्ति दिखाई गई। 1999 में जब कंधार का अपहरण हुआ इंडियन एयरलाइंस के जहाज का, दुर्भाग्यपूर्ण, हमको 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। उस पे एक मसूद अजहर थे जिन्होंने जैश ए मोहम्मद का निर्माण किया, जिसने बाद में जम्मू कश्मीर, भारत की संसद, पुलवामा और अनेक हमलों को अंजाम दिया। पर मैं आपको एक और इसका पहलू बताना चाहता हूँ। जून 1984 में खालिस्तान आतंकवादियों ने इसी तरह से एक इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज का अपहरण किया था और उसको दुबई लेके गए थे। उस समय की सरकार ने ना कोई आतंकवादी छोड़ा, ना किसी आतंकवादी को रिहा किया, और जितने यात्री थे और आतंकवादियों को वापस लेके आए और उनके ऊपर, मुझे शाहिद लतीफ याद आ रहा है, उसे यूपीए की सरकार ने छोड़ा। और पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें शाहिद लतीफ का हाथ पाया गया। देखिए, अब पठानकोट के आतंकवादी हमले का अगर हम ना ही जिक्र करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में तो दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष जो एनडीए भाजपा की सरकार है उसने ऐसा काम किया कि उस आईएसआई को निमंत्रण दे दिया कि आप जाके इसकी जांच करिए। पठानकोट पे तो आप बोलिए ही मत, अगर आईएसआई आ गई और कुछ